जय हिंद स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन टू द यूनिवर्सिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीगल स्टडीज क्लास 12 का नेक्स्ट यूनिट। अब तक हमने यूनिट 1 जो कि जुडिशरी है उसको कवर कर लिया, खत्म कर दिया है। ठीक है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो अब क्लास 12 का जो यूनिट 2 होता है आपकी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं टॉपिक्स ऑफ लॉ, उसमें फिर आपको ABCD करके अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, वो हम लोग अब आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं फिर। ठीक, तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, जो भी लॉज बने हुए हैं प्रॉपर्टी के लिए, उनमें कहीं भी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया, ये चीज आप जान लीजिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। बट ये चीज आप जान लीजिए, कहीं इसको डेफिनेशन नहीं दी गई है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है, पहले आ चुका है दैट ऐसे पूछते हैं वो कि प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है कि नहीं TPA में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, कहीं पर भी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपरली कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। बट लोगों के इंटरप्रिटेशन से जो एक कॉमन सी डेफिनेशन हम निकाल के लाते हैं प्रॉपर्टी के लिए, कि प्रॉपर्टी वो कोई भी चीज है, प्रॉपर्टी वो कोई भी चीज है जिसमें किसी का इंटरेस्ट है, जिसमें किसी का इंटरेस्ट है और उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, कोई भी एसेट है, कोई भी एसेट, टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, ठीक है, उसमें किसी का इंटरेस्ट होना चाहिए और उस एसेट का कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी जब आप डिफाइन करें तो आपको दो वर्ड्स इसमें रखना है, ध्यान रखना है। इसमें किसी का इंटरेस्ट हो, somebody must have interest in this thing जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, हर उस चीज को हम प्रॉपर्टी कहेंगे। ये टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, जैसे ऐसे मान लीजिए आप कि कैसी भी चीज, जैसे आप गांवों में देखते होंगे लोग जो है जानवरों का जो एक्सक्रीटा होता है, इसको गोबर कहते हैं, डंग, उसको भी लोग संभाल के रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उसके कंडे बनाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें इंटरेस्ट है ना, जो व्यक्ति कंडे बना रहा है उसको इंटरेस्ट है उसमें, और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, क्योंकि उसको बेचेगा तो उसको उसके पैसे मिलेंगे, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हुई। वही डंग अगर कहीं पे ऐसे ही फेंक दिया गया है कूड़े के टाइप पे, जिसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, जाओ ले जाओ, कोई ले जाता है, कुछ भी होता है, बात खत्म, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, उसके लिए आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जिसने उसको संभाल करके रखा हुआ है कि मैं उसके आगे उसके काउडंग्स बनाऊंगा, अरे डंकेक्स बनाऊंगा, मतलब कंडे बनाऊंगा और बेचूंगा, वहां जरा लेकर देखिए, बिना पूछे तुरंत व्यक्ति को जो है इरिटेट हो जाएगा कि आप कैसे छू सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट भी है और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहां से समझिए। प्रॉपर्टी की टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो दो तरह की होती हैं, मूवेबल और एक होती है आपकी इमूवेबल। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में, एक होता है आपका मूवेबल, एक होता है इमूवेबल। तो लिटरल इंग्लिश की मीनिंग से इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, मूवेबल मतलब वो हर प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरे जगह मूव की जा सकती है, और इमूवेबल मतलब आप बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को आप एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज के बारे में कोई भी जो भी नियम बने हुए हैं कि कैसे किसी को ट्रांसफर करना है, या कैसे किसी की ओनरशिप डिसाइड होगी, या व्हाटएवर जो भी नियम है, वो दो एक्ट्स के बेसिस पे चलते हैं, जो दो आपको याद रहना चाहिए। मूवेबल के लिए है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक, और इमूवेबल के लिए है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है,
ये दो एक्ट्स हैं जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाए गए हैं। इस एक्ट के बारे में आपको बुक में दिया हुआ होगा, अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक रेफर करते हैं। ये एक्ट नहीं दिया है, बट आप इसको भी रख के रखिए, ठीक है। इसको भी पूछ देते हैं वो एमसीक्यूज में, और अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये दोनों एक्ट्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक। मूवेबल सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इमूवेबल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। चलिए अब हम जरा सा समझ लें कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है इनमें थोड़ी बहुत और भी टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जिसको हमें क्लियर रखना चाहिए, ठीक। वो हर चीज जो मूव की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह वो मूवेबल हो गई, और वो हर चीज जो नहीं मूव की जा सकती है, या हम कह दें ग्राउंडेड टू द अर्थ, फिक्स टू द अर्थ। जैसे इसके एग्जांपल्स आपके क्या हो जाएंगे, किसी का घर है, किसी का लैंड है, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसी चीजें, हाउस, लैंड, पेड़ हो गया, गार्डन हो गया, ये सब चीजें मूव नहीं कर सकते हैं, वो आपकी ये हो गए। अब यहाँ पे क्या है, आपका कोई भी गुड्स ले लीजिए, आप कार ले लीजिए किसी की, ठीक है, किसी का गोल्ड ले लीजिए, एक्सेट्रा। ऐसी चीजें जो कि आप एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वो आपकी मूवेबल में आ गई, और इमूवेबल में हाउस, लैंड वगैरह चीजें आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हम डीपली समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, ठीक। जैसे कि लॉ क्या कहता है मूवेबल इमूवेबल के डिफरेंशिएशन के टाइम पे, कि कोई प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि अगर वो मूवेबल है या वो इमूवेबल है तो हमेशा वैसे ही ट्रीट की जाएगी, ठीक। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्री का, चलिए, ठीक है। एक पेड़ का एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए मैं इसी को समझा रहा हूँ जिससे कि आप पढ़ें तो आपको भी क्लियर हो। पेड़ का एग्जांपल ले लें। पेड़ क्या है, जल्दी सोचिए दिमाग में, मूवेबल होगा कि इमूवेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, ट्री आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और इसी के एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। अगर पेड़ से, ध्यान रखिएगा, अगर पेड़ से हमें फ्रूट्स निकाल करके बेचने हैं, अगर पेड़ से हमें फ्रूट्स तोड़ करके बेचने हैं, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा आपके हिसाब से? सोचिए, आपने जरूर मूवेबल सोचा होगा, क्योंकि फल तोड़ेंगे हम, तोड़ करके उसको बेच देंगे, लेकिन आप गलत हैं। देखिए, यहां बात ट्री की हो रही है। अगर बात ट्री की हो रही है तो ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि पेड़ तो वही है ना, जमीन में ही जहां पे था, आपने फल तोड़े और बेच दिए। तो फ्रूट्स आपके मूवेबल हो सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करेंगे तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक। जो फल विक्रेता आपको फल बेचता है शहरों में, गांवों में, कहीं दुकानों पे, मतलब उसके लिए वो फ्रूट मूवेबल प्रॉपर्टी है, और उस ग्राहक के लिए। बट जो व्यक्ति पेड़ से आम तोड़ करके बेच रहा है या कोई भी फ्रूट तोड़ करके बेच रहा है, वहां पर अगर ट्री की बात होगी तो ट्री आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। वहां पे ट्री आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे ट्रीट होगा, ठीक। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज थी, पहले भी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि इसमें ऐसा क्या है जो सर बोल रहे हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब दूसरा चीज लेंगे हम, अगर इसी से अगर टिम्बर माने वुड, लकड़ी, उसी पेड़ का लकड़ी अगर बेचना है, अब देखिए, जब उस पेड़ का लकड़ी बेचना होगा ना, तो क्या हुआ, पेड़ को आपने कट किया, उसमें से लकड़ियां निकाली, और लकड़ियां एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ठीक है, क्या हो गई, मूव हो गई, ठीक है। तो उस केस में आपका टिम्बर भी मूवेबल आएगा, टिम्बर भी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, और पेड़ भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, पेड़ भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो बॉर्डर लाइन क्या है कि अगर ट्री के कंसर्न में हम बात कर रहे हैं, तो ट्री अगर फिक्स है, उससे सिर्फ फल तोड़ के बेचने हैं, तो ट्री तो यहाँ है, वही है ना, तो वो इमूवेबल है। लेकिन अगर पेड़ की टहनियां काट कर बेचनी है, पेड़ को ही काट करके लकड़ी के फॉर्म में बेचना है, तो वो मूव कर गया, जहां भी था वहां से काट के आपने कहीं और बेच दिया, तो वो मूवेबल में चला गया। अगर उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो सिंपल लॉजिक आप लगा लीजिए, फ्रूट है मूवेबल, टिम्बर भी है, क्योंकि मूव कर रहे हैं। लेकिन ट्री वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ट्री वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब
इसमें से कोई चीज निकाल करके आप बेचेंगे, वो पेड़ वहीं का वहीं है, तो वो इमूवेबल में रहेगा। लेकिन अगर उसी पेड़ को आप काट करके उसकी लकड़ियां ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, पेड़ भी मूवेबल में चला जाएगा, और टिम्बर तो मूवेबल है ही है। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आपको आपके बुक में दो केसेस दिए हुए हैं, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, आपके केस याद रखिएगा, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक, ये आपका 1958 का केस है, 1958 का केस है, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, इस केस में ये डिफरेंशिएशन बताया गया है कि पेड़ का अगर फल तोड़ेंगे तो पेड़ इमूवेबल है, और पेड़ से अगर लकड़ियां काट के बेचेंगे तो पेड़ मूवेबल है। ठीक, इसको नोट भी कर सकते हैं आप कहीं पे, आपके बुक है अगर तो बुक, और कोई कॉपी लेकर बैठते हैं तो कॉपी में इस केस का नाम लिख करके ये डिफरेंशिएशन इसमें बताया गया है कि ट्री को कब इमूवेबल ट्रीट करेंगे और कब मूवेबल। मूवेबल कब ट्रीट करेंगे ट्री को, जब लकड़ी बेच रहे हैं, और इमूवेबल कब ट्रीट करेंगे, जब उसके फल तोड़कर बेच रहे हैं, क्योंकि फल वाले केस में पेड़ वहीं का वहीं है और लकड़ी वाले में पेड़ वहां से मूव कर गया है। ठीक, एक ये केस हो गया। और दूसरा आपका केस है मार्शल वर्सेस ग्रीन, मार्शल वर्सेस ग्रीन। इस केस को भी आपको याद रखना, इसमें टिम्बर वाला एग्जांपल दिया है। ठीक, तो डिफरेंस समझिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस the differentiation or different characteristics of a property has been given or a tree has been given in regard with fruits and timber, अगर फ्रूट टिम्बर दोनों नाम आ गया तो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। और अगर सिर्फ टिम्बर का एग्जांपल देता है कि किस केस में बताया गया कि एक लकड़ी का जब हम टिम्बर बेचते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है, तो आप कहेंगे मार्शल वर्सेस ग्रीन। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं, प्रॉपर्टी का ये दो बेसिक कीवर्ड्स याद रखने हैं, और टाइप्स मूवेबल इमूवेबल, उनके एक्ट्स और कैसे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये इतने के लिए बहुत है आप लोगों के लिए, और जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक, अब आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें पॉइंट वाइज कुछ चीजें समझते चलते। सबसे पहले ट्रांसफर है क्या, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या। अब इसको कह सकते हैं चेंज ऑफ ओनरशिप, चेंज ऑफ ओनरशिप, सिंपल चेंज ऑफ ओनरशिप। किसी और की सामान था, वो किसी भी तरह से किसी और का हो गया, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आप दुकान पे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, ठीक है, जो कि एक टैंजिबल प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उसके पहले तो वो दुकानदार का था ना, वो दुकानदार का था, आपने पैसे दिए और उससे कोल्ड ड्रिंक ले ली, वो आपका हो गया, ट्रांसफर हो गया। ओनरशिप किसकी आ गई, आपके पास आ गई। अब उस बोतल को आप खोल करके कोल्ड ड्रिंक वहीं गिरा देते हो, उससे मुंह धो लेते हो, नहा लेते हो, पीते हो, क्या करते हो, उससे दुकानदार को कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर पैसे देने से पहले आपने कुछ गड़बड़ की उसके साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो वो आपको बोलेगा ना, क्योंकि तब ओनरशिप दुकानदार के पास थी, और जब पैसे दे दिए आपने तो आपके पास आ गई। मतलब चेंज ऑफ ओनरशिप को कहते हैं हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर कौन सकता है, या व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। एलिजिबिलिटी, कौन ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी। अब देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है कोल्ड ड्रिंक वाला, समझने के लिए। ठीक है, जो पूरा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बना है कोल्ड ड्रिंक और समोसों के लिए नहीं बना है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जिससे आप समझें। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जमीन को ले लीजिए, एक किसान की जमीन है, उसको आपने खरीद लिया, मतलब अब उसके मालिक आप हो गए, तो कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आप ग्रेविटी के साथ। कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था, ठीक है, बट चलेगा।
अब एलिजिबल कौन कौन है भाई, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कौन एलिजिबल है, इसी पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया भी कि ये कोल्ड ड्रिंक समोसों वगैरह की बातों में जाएंगे तो आपको लगेगा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। हम बड़ी बातें करते हैं ना, जमीन की, घर की, पेड़ों की बात करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले बात, अबव 18 एज होनी चाहिए, अबव 18 ईयर्स एज होनी चाहिए। जिसने ट्रांसफर करना है उसकी एज 18 साल 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि माइनर्स के भी नाम पर होता है, ठीक है, उसमें एक माइनर्स का भी नोट ही कर लीजिएगा। 18 साल से कम का अगर मालिक है, ठीक है, तो उसका जो भी गार्जियन जो भी होता है उसका, ठीक है, लीगल गार्जियन, वो ट्रांसफर उसके नाम पे कर सकता है। बट उसमें केस होता है कि वो व्यक्ति जैसे 18 साल से बड़ा एज पकड़ेगा ना, वो चाहे तो उसको कोर्ट में क्लेम करके कैंसिल भी कर सकता है कि आई वॉज अ माइनर और मुझे बेवकूफ बना करके मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई थी, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप यही रखिए अबव 18 ईयर्स। माइनर्स वाला भी, माइनर वाला नोट कर लीजिएगा, ये भी मुझे याद आ रहा है कि एक बार क्वेश्चन आया था ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर माइनर होगा तो ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है गार्जियन के साइन से, ठीक है, उसको अथॉरिटी होती है, बट वो बाद में रिक्लेम कर सकता है। दूसरा, साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब होता है दिमागी रूप से सही होना। पागल वागल, विक्षिप्त, मेंटली रिटार्डेड, ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है उसका ट्रांसफर लीगल नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। कोई गया कहा कि ये मेरा नाम कर दो, कर देंगे। पागल है वो, तो दिमागी रूप से कमजोर है, ठीक है। तो जो उसका मालिक है उसका साउंड माइंड भी होना चाहिए, जिस वक्त ट्रांसफर हो रहा है तभी उसको वैलिड माना जाता है, ठीक। फिर आपके पॉइंट्स हैं, ठीक, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जिस टेरिटरी में ट्रांसफर हो रहा है, जैसे हम अभी फिलहाल इंडिया को एग्जांपल लेते हैं, हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारे देश के किसी भी लॉ के हिसाब से वो पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी का, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, कोई गैंगस्टर एक्ट लगा हो सकता है, कोई इलीगल केस चल रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लॉ के हिसाब से अगर वो डिस्क्वालीफाइड है कि वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकता है तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी को थोड़ा समझने की जरूरत है। अब सिर्फ ये मेरे कह देने से कि ताजमहल मेरा है, मैं उसको किसी को बेच नहीं दूंगा, ठीक। मैं 18 साल से ऊपर हूं, मेरा साउंड माइंड है और मैं लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड भी नहीं हूं कि मैं प्रॉपर्टी की सेल नहीं कर सकता हूं। बट मेरे कह देने से कि ताजमहल हमारा है भाई, आइए हमसे खरीद लीजिए, हाँ, 1000 2000 करोड़ दे दीजिए, ऐसा थोड़ी कि मैं बेच लूंगा उसको, ठीक है। वो नटवर लाल लोग कर सकते हैं, सिंपली आप कॉमन मैन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करने जा रहे हो वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अथॉरिटी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी की आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए, या देयर शुड बी लेटर ऑफ अथॉरिटी, लेटर ऑफ अथॉरिटी, जिसको हम LOA कहते हैं, ठीक। या तो आपके पास डायरेक्ट ओनरशिप हो कि वो चीज मेरी है, या जिसकी है उसने आपको कानून के लॉ लीगल कागज एक होता है, इसको लेटर ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, आपको अथॉरिटी दे रखी हो कि ठीक है तो मेरा, बट इसको बेच खरीद करने का काम का व्यक्ति कर सकता है। तो दो में से कोई एक चीज अगर होती होगी तो उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बेचना हर बार हम यूज कर रहे हैं, सेल वर्ड यूज कर रहे हैं, बट हर बार वही नहीं होता, ये हम आगे समझेंगे। चलिए अभी आप ऐसे ही रखिए, बेच सकते हैं, ट्रांसफर वर्ड यूज करेंगे, वैसे ज्यादा बेहतर वर्ड है ट्रांसफर। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज है फॉर द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, जो भी बच्चे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, कि अब तक आपने यूनिट 1 जो मैंने बताया आपको जुडिशरी के बारे में, वो तब भी नई चीज नहीं थी आपके लिए। आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसके बारे में, ठीक है। और कई जगह पे कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि 11th में ही 12th वाली भी कई चीजें कवर कर देते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। तो वो आपको नया नहीं था, बड़ा सिंपल सी चीजें थी, वो इजीली आपको समझ में भी आती होंगी। बट यहाँ से थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल नई चीजें आप पढ़ोगे। आप ये लॉ ऑफ
टॉपिक्स ऑफ लॉ में या फिर आगे भी चैप्टर्स आएंगे, ये बड़े नई चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके इन चीज़ों को देखिए। तो हम आते हैं प्रॉपर्टी में, ट्रांसफर देख लिया हमने कैसे होता है, टाइप्स देख लिया, ट्रांसफर होता नहीं कैसे, ट्रांसफर के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। देखिए इसको समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है। प्रॉपर्टीज को दो भागों में बांट दिया गया है, मूवेबल इमूवेबल नहीं, मूवेबल इमूवेबल दूसरा डिस्टिंक्शन है, एक और डिस्टिंक्शन दिया गया है जिसमें इन्होंने बनाया है आपका टैंजिबल और इनटैंजिबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल। अब ये क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज जो छू करके महसूस की जा सकती हैं, फिजिकल प्रेजेंस उनकी, वो टैंजिबल होती हैं, और जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं महसूस की जा सकती है वो इनटैंजिबल होती हैं। ठीक है, जनरली वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आगे टॉपिक आएगा, आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अभी के लिए समझ लीजिए। ठीक है, जो आपके नॉलेज वगैरह से, आपके किसी स्किल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, जैसे आपने किताब लिखी, आपने एक किताब लिखी, तो उस किताब लिखने में जो आपने दिमाग लगाया वो छू के महसूस नहीं कर सकते हैं ना। आपने गाना गाया, वो छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज होती हैं। और बाकी आपकी टेंजिबल, कार है, घर है, जमीन है, पेड़ है, गोल्ड है, कैश है, वॉट एवर इट इज। तो ये दो कैटेगरीज में हैं। अब इनमें हम देख लेते हैं कि अलग अलग तरीके हैं इनके ट्रांसफर के। पहले टेंजिबल में आते हैं। अब टेंजिबल में दो केसेस हैं, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। केस 1, इफ वैल्यू इज लेस देन ₹100। एक केस है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, और दूसरा केस होता है इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन ₹100। दो केसेस आपके इसमें हो सकते हैं। एक, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है या 100 रुपए से ज्यादा है वैल्यू। देखिए एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं 100 ही बता रहा हूँ, ये वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं अब, जबकि आपकी बुक प्रिंटेड है तब 100 के ऊपर बनाया गया था, तो हमें वही पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में वही चीज आने वाली है। वो 100 की उस पर पूछेंगे, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो। ठीक है, कैसे पूछेंगे वो भी समझ में हम लोगों को आ जाएगा। ठीक, तो अगर 100 रुपए से कम है वैल्यू तो कैसे ट्रांसफर होगा, बाई डिलीवरी। बाई डिलीवरी, डिलीवरी मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, सामने वाले को लेना है, मैंने गया उसको दिया, उसके बदले जो भी हमको लेना है लिया, हो गया ट्रांसफर, बात खत्म, कोई और नाटक नहीं है उसमें। अगर केस यहाँ पे आता है कि 100 रुपए से ज्यादा है वैल्यू, तब कैसे होगा, बाई एन इंस्ट्रूमेंट। बाई एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे क्या है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। वो जो कागज होता है, कानूनी कागज होता है ना, जैसे लोग कहते हैं जमीन का कागज, घर का कागज है, या आप जैसे दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट कह जाते हैं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई ऐसा मत सोचिएगा कोई औजार वगैरह, कोई पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, ऐसा कुछ नहीं। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा फाइनेंशियल लैंग्वेज है, तो सारे बच्चे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नहीं होंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो कागज, जमीन का कागज, घर का कागज, रिसिप्ट, सेल रिसिप्ट वगैरह जो चीज होती है उनकी बात हो रही है। तो 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू होगी तो बिना आपके इसके इंस्ट्रूमेंट के नहीं होने वाला है। ठीक, और जब इंटेंजिबल में आते हैं तो इसमें एक ही तरीका ही है, ओनली बाई एन इंस्ट्रूमेंट। ओनली बाई एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ओनली बाई एन इंस्ट्रूमेंट। इतना क्लियर हो गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये कंप्लीट वर्ड होता है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया ट्रांसफर का, कैसे होना है। ठीक, इस पे सिंपल आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सपोज दैट देयर इज अ प्रॉपर्टी whose worth is ₹150, owner is A and has to be given to B, so what will be the appropriate way of transfer? ABCD में आपको दिया रहेगा, बाई डिलीवरी, बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, बाई इंस्ट्रूमेंट भी लिख देगा, नन ऑफ द अबव लिख देगा, तो आपको थोड़ा दिमाग उसमें लगाना है। 100 रुपए के ऊपर का है, टेंजिबल है, तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू ₹90 है, तो इनमें से किससे वो ट्रांसफर होगा, ABCD दे देगा। ठीक,
तो आपको वहां ध्यान रखना है कि इंटेंजिबल में वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी वैल्यू रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों अंतर आपको क्लियर होना चाहिए, समझ लीजिए इस चीज को। अभी जो हम रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक। पहली चीज है कि इस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे साइन होनी चाहिए बोथ पार्टीज का, बोथ पार्टीज का, ठीक है। जो भी कागज बना है नोटरी वाला, कानून वाला, उस पर दोनों पार्टीज साइन करेंगे, दोनों के साइन होने चाहिए। फिर विटनेस, उस ट्रांसफर के विटनेस होते हैं, ठीक है, उनके भी वहां पर डिटेल्स होने चाहिए कि हाँ भाई मेरी मौजूदगी में ये ट्रांसफर किया गया है। और तीसरा सील ऑफ रजिस्ट्रार, सील ऑफ रजिस्ट्रार, ये तीन चीजें उस कागज में नहीं होंगी तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। दोनों पार्टीज का साइन, विटनेस, अब जैसा केस होता है वैसे विटनेस लगते हैं, कहीं एक भी हो जाता है, कहीं दो लगते हैं, कई बार चार भी लगाए जाते हैं, दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करने वाले दो दो विटनेस, जैसे भी हो। और सील ऑफ रजिस्ट्रार मतलब जो रजिस्ट्रार है, जो कि उस ट्रांसफर को जिस भी टेरिटरी में है वहां का जो रजिस्ट्रार होगा उसकी साइन वगैरह, साइन मोहर सब उसमें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, आपने जान लिया कि प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने जान लिया टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती हैं, और आपने जान लिया कि ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर होता क्या है, कौन एलिजिबल है ट्रांसफर करने के लिए, और प्रोसेस क्या है ट्रांसफरेंस का। और उसमें रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट आया तो आपने ये भी देख लिया कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और उसमें कितनी चीजें जरूरी से होनी चाहिए जिससे कि उसको वैलिड माना जाए, ठीक। अब हम एक टॉपिक दिया आपकी बुक में, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर, वैलिड ट्रांसफर। एक ट्रांसफर को वैलिड मानने के लिए उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी उसको हम वैलिड ट्रांसफर मानेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, टू और मोर लिविंग पर्सन्स, जो भी ट्रांसफर हुआ है वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होना चाहिए जो जीवित हों, ठीक। आपने जिस वक्त ट्रांसफर हो रहा है उस वक्त कोई मर चुका है, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, या कोई मरे हुए व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए और कह रहे हैं कि हाँ उससे मेरे पैसे, ये मेरे पैसे उसके अकाउंट से आए हैं, और आपका वो ब्लैक मनी हो, तो ऐसे चीजों से बचने के लिए सरकार ने नियम बनाया कानून ने कि दो और ज्यादा लोगों में हो सकता है बट वो लिविंग होने चाहिए, न कि मर चुके हों, ठीक है। द प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम एनक्रम्बेंस, एनक्रम्बेंस मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे विवाद, जिस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए कानूनी रूप से, अगर विवाद चल रहा है तो उसका ट्रांसफर नहीं वैलिड माना जाएगा। फिर आपका है नॉट फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, नॉट फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स और बाई इलीगल पर्सन, ठीक। दो केसेस में भी ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, अब AK-47 किसी को बेच रहे हैं कागज बनवा करके, कितना भी कागज बनवाए रहिए, कुछ भी रहे, वो अनलॉफुल है तो अनलॉफुल है, ड्रग्स की पेडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें नहीं मानी जाएंगी, सरकार नहीं मानेगी, ठीक है, कानून नहीं मानेगा। और बाई इलीगल पर्सन, कोई भी पर्सन जिसको इलीगली मतलब लॉ उसको रोक रखा है कि आप कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसके द्वारा किया गया तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और फॉलो एलिजिबिलिटी, फॉलो एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर, ऑफ ट्रांसफरर। अब यहाँ पे समझने पहले ट्रांसफरर कौन होता है। ट्रांसफरर वो होता है जो प्रॉपर्टी अपनी किसी को दे रहा होता है, और जो और एक और वर्ड होता है ट्रांसफरी,
ट्रांसफरी जो प्रॉपर्टी ले रहा होता है, ऐसे समझिए आप। बेचने वाला ट्रांसफरर, खरीदने वाला ट्रांसफरी, या ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरर और जिसको मिलेगा वो ट्रांसफरी। तो जो ट्रांसफरर है उसकी एलिजिबिलिटीज हमने अभी 2 टॉपिक पहले पढ़ा था, साउंड माइंड, 18 ईयर्स एंड ऑल, वही चीज़ है, वो सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ वो हैं वैलिड ट्रांसफर किनको कहते हैं, वैलिड ट्रांसफर के कुछ आपके पॉइंट्स हैं। कब किसी क्या कंडीशंस होंगी तो हम एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैलिड मानेंगे। और ये आप ध्यान बिल्कुल रख लीजिए, ट्रांसफरर द वन हु इज गिविंग हिज और हर प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरी वन हु इज रिसीविंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द ट्रांसफरर। ये OR और EE इसी का पूरा खेल है। इसको इसलिए समझ लीजिए कि आगे हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये हमें ये भी पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं 2 नियम, 2 डॉक्ट्रीन्स हैं, 2 रूल्स हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हमेशा ध्यान रखी जाती है। उसमें पहला क्या है आपका डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन क्या कहता है सीधे समझ लीजिए आप शुद्ध हिंदी में। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उस सिंगल इंस्ट्रूमेंट में, सिंगल इंस्ट्रूमेंट में मतलब कोई कागज बना है प्रॉपर्टी का, ठीक, उसमें जितनी चीजें होंगी उस सबकी ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आधा लूंगा आधा नहीं लूंगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी का घर खरीदने जा रहे हैं, अब घर खरीदेंगे तो साथ में हो सकता है जिस जमीन में घर बना है उसी के एक जमीन का एक ही कागज होता है, इतना तो क्लियर है। उसी में आधे में घर बना आधे में गार्डन है। तो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं इसमें से मैं सिर्फ ये घर वाला जमीन लूंगा, आधा गार्डन वाला मुझे नहीं चाहिए, चाहे आपका जो भी रीजन हो, तो वह नहीं माना जाएगा। आपको इस इलेक्शन का अधिकार नहीं है। या तो आप पूरा लीजिए जितना उस एक इंस्ट्रूमेंट में है, या तो मत लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कहा जाता है कि जब आप एडवांटेज ले रहे हैं प्रॉपर्टी का तो उसके डिसएडवांटेज भी अगर कुछ हैं तो वो भी आपको झेलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी की कार खरीद रहे हैं, आप आज किसी की कार खरीद रहे हैं, तो उस कार को खरीदते वक्त आपको ये दिखा कि इस पे चालान कटा हुआ है 500 रुपए का, तो आप कह देंगे कि नहीं ये चालान वाला मेरा ही मतलब नहीं है, मैंने कार खरीद ली, चालान जो भी पे करे, जिसके पास पहले गाड़ी थी वो पे करेगा, मैं क्यों करूंगा। तो तुरंत आपसे कहा जाएगा कि नहीं ये इलेक्शन करने का आपको अधिकार नहीं है। आपने जिस दिन उस एक कागज पे हो गया कि हाँ ये कार आपकी है, उसी वक्त उसके साथ जो एडवांटेज है वो भी आपका हो गया और उसके साथ जो कमियां थी वो भी अब आपको ही झेलनी है, मतलब उसका चालान आपको ही पे करना है। आपको क्या करना था, खरीदने से पहले बेचने वाले से बोलना चाहिए था कि आप इसका चालान पहले पे करिए तब मैं खरीदूंगा। वो आपने नहीं किया, कोई बात नहीं। ठीक है, इसी तरह आप एक घर खरीद रहे हैं, अब देखते हैं कि गार्डन जो है वो मुझे नहीं चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है, एनी रीजन, उस पर कोई विवाद चल रहा है, तो वो भी नहीं माना जाएगा, आपको वो भी लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। सीधा सा इसमें 2 कीवर्ड्स हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी का एडवांटेज एंजॉय कर रहे हैं तो उसकी लायबिलिटीज भी आपको ही झेलनी पड़ेंगी। ये दोनों आपको झेलनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक लेंगे और एक हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसका रिलेटेड केस है कूपर वर्सेस कूपर, ये आप याद रखिएगा, कूपर वर्सेस कूपर। ठीक है, कूपर वर्सेस कूपर केस में ये इस्टेब्लिश किया गया था इस केस के थ्रू कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस पूरा उसको आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते हैं आप कि हम आधा लेंगे आधा नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आपके जो फायदे हो रहे हैं वो आप एंजॉय करेंगे तो उसकी लायबिलिटीज भी आपको झेलनी पड़ेंगी। ये तो आप कार वाला एग्जांपल दिमाग में रखिएगा तो आपको ये तुरंत हमेशा याद आ जाया करेगा। ठीक, अगला नियम है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। अब यहाँ लिस पेंडेंस का क्या मतलब है, पेंडिंग लिटिगेशन। लिख लीजिए, लिस पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन। ठीक, पेंडिंग लिटिगेशन मतलब कि किसी प्रॉपर्टी पे अगर कहीं कोई याचिका पेंडिंग है, लिटिगेशन मतलब याचिका, कोर्ट में केस, लिटिगेशन मतलब कोर्ट का केस,
पेंडिंग है, उस पर कोई विवाद है, कहीं कुछ मुकदमा चल रहा है, कहीं कोई केस चल रहा है, तो उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसका ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक नियम है जो कहता है किसी भी लिटिगेशन में कोई नई चीज ऐड नहीं होगी। ठीक, समझ गए? इसका मतलब है कि पेंडिंग लिटिगेशन है अगर प्रॉपर्टी पे, पेंडिंग केस समझ लीजिए इसको, लिटिगेशन वर्ड अगर आपको दिक्कत हो रही हो, पेंडिंग केस है अगर किसी प्रॉपर्टी पे, तो उसका ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक नियम कहता है कि किसी भी पेंडिंग केस में न्यू थिंग कैन नॉट बी एडेड, न्यू थिंग कैन नॉट बी एडेड। ठीक, तो भाई एक ही प्रॉपर्टी है, उस पर केस चल रहा है, अब वो कहें उसी बीच में कि हमने बी को बेच दिया, तो अब जो कोर्ट में केस चल रहा है वहां पे बदलना पड़ेगा ना, जहां जहां ए का नाम लिखा है वहां वहां बी का नाम लिखना पड़ेगा, और नई चीजें ऐड नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए ये डॉक्ट्रिन बना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, कि किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर कोई केस चल रहा है, कोई विवाद है, तो उसका ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज न्यू थिंग्स कैन नॉट बी एडेड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। ठीक है, और ये जो चीज है, ये इसके लिए एक आपका लैटिन मैक्सिम दिया हुआ है आपके बुक में, यूट लाइट पेंडेंट निहिल इनोवेटर। ठीक है, उट लाइट पेंडेंट निहिल इनोवेटर, ये लैटिन लैंग्वेज का मैक्सिम है। ये आपको लीगल की बुक में भी खूब मिलेंगे, जुडिशरी तक कुछ नहीं था, आगे किताबों में आपको चैप्टर्स में खूब मिलेंगे, उन पे क्वेश्चंस भी खूब आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन। सिंपली क्या करेंगे, वो ये लिख देंगे। ठीक, इस पर कई क्वेश्चन बनेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है तो पता होना चाहिए, न्यू थिंग कैन नॉट बी एडेड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इसका इम्प्लीमेंटेशन ये है कि पेंडिंग केस अगर किसी प्रॉपर्टी पे होता है तो उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको समझने की जरूरत है और याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं ऐसे मैक्सिम्स पे। इसी पे नहीं, आगे बहुत सारे मैक्सिम्स हैं, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस वक्त ब्लैंक नहीं हो जाना कि अरे ये कौन सा लैंग्वेज आ गया, ये क्या है, तुमने पढ़ा ही नहीं है, इसको तुम याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये 2 नियम है आपके, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। इसमें कूपर वर्सेस कूपर केस दिया हुआ है और इसमें ये मैक्सिम दिया है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका जब मैं बनाऊंगा तो उसमें हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर। मोड्स ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर किस किस तरह से होते हैं, उसमें हम सेल पढ़ेंगे, एक्सचेंज पढ़ेंगे, लीज पढ़ेंगे और गिफ्ट पढ़ेंगे, कि 4 तरीके से प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं, बट जानना चाहिए, क्योंकि मेनली अब क्वेश्चंस आपके उसी से आते हैं। ये सब तो ऐसा समझ लीजिए आपकी बेसिक्स मान दिया जाता है इस पार्ट को, आधे पार्ट को। ठीक है, और उसी वीडियो में हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर लेंगे, अगर बहुत लंबा नहीं हुआ तो, और अगर लंबा होगा तो पार्ट 3 में देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, और अगेन द सेम थिंग दैट इफ यू हैव एनी डाउट feel free to comment and ask it. Okay, thank you everyone for watching the video. Thanks a lot.